बाजवड़ में ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर अदील जमान वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने CMH पेशावर का भी दौरा किया, जख्मियों की अयादत भी की। बाजवड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। मुकाबले के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया, अपने दस्ते की क़यादत करते हुए मेजर अदील जमान ने जाम शहादत नोश किया। शहीद को DI खान में सपुर्द खाक किया जाएगा। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों के बरवक्त इक़दाम से कराची बड़ी तबाही से बच गया। कलादम BLA की जानिब से जहन साजी करके लड़की को कराची भेजा गया। चेक पोस्ट पर लड़की सवालों के इत्मीनान बख्श जवाब न दे सकी। सिक्योरिटी इदारों ने लड़की को हिरासत में लेकर तफ्तीश की। लड़की ने खुदकुश हमले के लिए कराची भेजे जाने का शारी बलूच के वीडियोस देखे। इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलूच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। मुझे कराची वाले बस में बैठाया, नागे पर गाड़ी रुकी, मैं सही जवाब नहीं दे सकी, मुझे बस से उतार लिया गया। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले शिकारी हैं। खुदकुश बमबार लड़की ने कलदम तंजीमों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, खुदकुश धमाकों को हल कहने वाले अपनी बेटियां क्यों नहीं देते, अपनी बच्चियों को वो स्कूल क्यों भेजते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते, स्कूल क्यों भेजते हैं, किताब और कलम क्यों देते हैं। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं। दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके में एक दानिश स्कूल हमें दिया है, इसकी तकमील बहुत जल्दी होगी। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था और पाकिस्तान के साथ रहेगा। तो बलोच भाई आज पहाड़ों पे मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं। गुजारिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के कौमी दायरे में शामिल हो जाए। आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कतई ये इसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती है कि आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करें। हम रिट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हमारे गिरेबान पर हाथ डाला गया, वजीरों से बदतमीजी की गई, मारा पीटा गया। KP काबीना से खिताब में वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत पंजाब का रवैया काबिल मज़म्मत है। हुकूमत पंजाब की अखलाक़ी और ज़हनी पस्ती देखी। ऐसा रवैया पाकिस्तान में नफ़रत फैलाना है। नफ़रतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, वज़रा के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। इस वक्त ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान में नफरत फैलाना है। नफरतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर मज़म्मत और सद्देबाब की पेशकश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर दिफा ने लिखा, सुहेल आफरीदी साहब, जब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मज़म्मत और सद्देबाब करते हैं। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कोरंगी के मेहरान टाउन में नन्ना दिलबर अली खेलते हुए गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। लाश चचा ने बाहर निकाली। इकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल है। कहा, अगले माह बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना था। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ खान। कोरंगी मेहरान टाउन में खेलते हुए खुले मेन होल में गिरकर वालिदैन का इकलौता बेटा 8 साला दिलबर अली जान की बाजी हार गया। दिलबर अली को बचाने के लिए अहले खाना और अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की। गटर में रस्सियां बांध के घुसे हम लोग,
बच्चे का बाहर भी घुसा है, अंदर सीढ़ियाँ रखी हैं, फिर जाके निकाला है। बच्चे खेल रहे थे आपस में, सही है, उसमें गिर गया। हमें जैसे पता चला हमने निकाला बच्चे को निकाला, हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था, खेलते हुए जो है ना वो गटर में जाके गिरा है। गटर के मुंह खुले हुए हैं, किसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। इंतजामिया को चाहिए कि कम से कम इनके ढक्कन तो लगा। अहले इलाका का कहना है कि कुछ अरसा कबल मेन होल की सफाई के बाद ढक्कन नहीं लगाया गया, जिसके बायस ये हादसा रोनुमा हुआ। नन्हे दिलबर अली की मैयत को जिना अस्पताल से घर पहुंचाया गया तो पूरा इलाका सोग में डूब गया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। कोरंगी कराची में बच्चे की मैन होल में गिरकर जान चली गई। डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए हादसा पर पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम लाशों पर सियासत नहीं करते, बच्चे की मौत पर दुख है, जिसकी भी गलती होगी उसे तस्लीम करना होगा, सख्त सजा दी जाएगी, दिलबर के वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। बच्चों पे हम सियासत नहीं करते, इकलौता बेटा मेनोल में गिरकर जांबाग हुआ है, दुख है, पर हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। चाहे मेरी गलती होगी तो मुझे कबूल करना होगा, चाहे किसी और की भी जिम्मेदारी है उसे कबूल करना होगा। जो लोग इस पे मुलविस हैं, चाहे वो सरकारी हो या मुंतखब नुमाइंदे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा। जिस तरह नीपा में इब्राहिम के वालिद को इंसाफ मिलेगा, इसी तरह इनको भी मिलेगा इंशाल्लाह। कराची में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत उरूज पर पहुंच गई। कोरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सिट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने फिक्सिट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। इस बारे में मजीद जानते हैं नज़ीर शाह से। अपडेट कीजिए नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखें शहरगाद में पहले लाशों की सियासत होती थी और अब गटर के ढक्कों पर सियासत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जब कोरंगी के इलाके में ये हादसा पेश आया तो उसके बाद बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी जमात के कारकुनान वहाँ पर पहुंचे और हर शख्स अपनी सियासत की बात कर रहा था और दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। इब्राहिम वाक़े के बाद भी यही देखा गया था कि मुअत्तलियाँ तो हुई थी, लेकिन जो असल इस वाक़े का जिम्मेदार कौन था वो आज तक नहीं पता चल सका। इसी तरह ये कोरंगी मेहरान टाउन में जब ये बच्चे के हादसे का वाक़या पेश आया तो फिक्सिट एक सुजुकी में मेन होल के ढक्कन लेकर आई और वो उस जगह ढक्कन लगाना चाहते थे। तो वहाँ पर मौजूद जो पीपल्स पार्टी कारकुनान थे उनका कहना था कि कहीं पर इस तरह का वाक़या हो जाता है तो ये अपनी सियासत करने के लिए ढक्कन लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहे थे। उनका कहना था कि अगर आप ये ढक्कन लगाएं तो हमें लाने ही ना पड़े, और आपस में उनका तसादम हुआ, एक दूसरे से तल्ख कलामी और झगड़ा करते रहे और उसके बावजूद उनको जब ढक्कन ना लगाने दिया तो वो भरी हुई सुजुकी वापस लेकर चले गए। और जी उसके बाद एक तंजीम के वहाँ पर जो रहनुमा सियासतदान भी है और तमाम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके तो चले गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े का ये नहीं पता चल सका कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया नज़ीर। मनफी बातों से कराची का मुस्बत चेहरा मस्ख होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च कर रही है, यूनिवर्सिटी रोड का मसला हल करने के करीब हैं। हर वक्त जो मनफी बातें करते हैं उससे हमारे शहर का जेन्युइन चेहरा है वो कहीं ना कहीं मस्ख हो जाता है। टोटल 799 स्कीम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसकी कुल लागत 46.1 अरब रुपए है यूनिवर्सिटी रोड। तो हमारा टारगेट ये है कि हम जुलाई तक ये जो रेड लाइन के कॉरिडोर का मसला था उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। सिंध का किसी सूबे नहीं दुनिया से मुकाबला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं NICVD जैसा नेटवर्क दुनिया में नहीं, गंबट जैसे अस्पताल का कोई मुकाबला नहीं। क़याम पाकिस्तान से पहले सिंध में एक यूनिवर्सिटी थी, आज 30 हैं। फख्र के साथ कह सकता हूँ NICVD का इदारा चाहे वो कराची वाला हो या हमारा सखर वाला हो, जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है। किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। एक भी मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं गंबट की हॉस्पिटल का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान से पहले सिंध में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी था, सिंध यूनिवर्सिटी। आज हमने 30 यूनिवर्सिटीज कायम की। सूबा सिंध की हुकूमत वो HEC फंडिंग का बोझ उठा के उन यूनिवर्सिटीज को भी कवर कर रही है। वज़ीर आज़म की पेशकश के बाद मुज़ाकरात में देर नहीं करनी चाहिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले एहतजाज का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ना मुज़ाकरात की बहुत ज़्यादा फ़ैन है, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। एहतजाज करेंगे ताकि मुज़ाकरात का रास्ता खुले। बानी PTI समेत सियासी क़यादत और असीरों की रिहाई चाहिए।
शहबाज साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जो ऑफ़र किया है, देखूंगा कि चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब किस तरह इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इंसाफ के अंदर मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि एहतजाज भी हम करेंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात होते हैं, जैसे सुहेल खान ने भी ये बात की है कि हम एहतजाज करेंगे ताकि मुज़ाकरात का रास्ता खुले। ना हमें एहतजाज कोई बहुत ज़्यादा शौक़ है, ना हम कोई मुज़ाकरात के कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन है। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, सियासी क़यादत और अफसरान जो हैं वो बाहर चाहिए। इस मसले का हल चाहिए। हुकूमत ने पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को निजकारी लिस्ट में शामिल कर लिया। तफसीलात क्या हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। अपडेट कीजिए अलीम। जी देखें, हुकूमत ने एक और मुनाफाबख्श इदारे PMDC को निजकारी की लिस्ट में शामिल किया है। अगर हम बात करें तो ये अरबों रुपए के रेवेन्यू के बावजूद भी PMDC को निजकारी लिस्ट में शामिल किया गया है और गुज़श्ता 4 साल में PMDC के जो सालाना रेवेन्यू है उसमें 53% तक इजाफा हुआ है और साल 2024-25 में PMDC का जो टोटल रेवेन्यू है वो 5 अरब 27 करोड़ रुपए की बुलंद तरीन सतह तक रहा। इसके साथ साथ 5 साल में जो डिविडेंड की मद में कौमी खजाने में 10 अरब 40 करोड़ रुपए जमा कराए गए, जबकि एक साल यानी 2024-25 में PMDC ने 1 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराया। इसके साथ साथ जो दस्तावेज उसमें बताया गया है कि PMDC की जानिब से इस वक्त 17 जो है अहम तरक्याती मनसूबे जो हैं वो तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इसमें यह है कि जो PMDC है ये अमेरिका को बराह रास्त पिंक साल्ट बरामद कर रहा है। इसके साथ साथ पिंक रॉक साल्ट ग्राइंडिंग पैकेजिंग प्लांट के लिए $200 मिलियन का मुआहदा भी तय पा चुका है, जबकि इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में हब है वहाँ पे पिंक साल्ट की बरामद के लिए पैकिंग प्लांट और ग्राइंडिंग पर काम जारी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो निजकारी की लिस्ट में शामिल इसको किया गया है, जैसे जो मुलाजमीन है उनमें भी तशवीश की लहर पाई जाती है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अलीम। पेशावर में टाउन रोड के इलाके में कार पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने टाउन रोड पर कार पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में सोहराब खान, नईम गुल और अमजद खान शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में 8 साला बच्ची से ज्यादती। SSP वेस्ट ने बताया समोसे का ठेला लगाने वाली खातून की बेटी से मुलजिम ने ज्यादती की। मुलजिम हलीम का ठेला लगाता है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बच्ची से बदफैली का एतराफ़ किया। मुतासिरा बच्ची की वालदा ने बताया बेटी कपड़े तब्दील करने घर गई थी, हलीम वाले ने पीछा किया, घर में घुसकर बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। वालिदा ने हुकूमत से अपील की है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वजीराबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बस के ड्राइवर को बस चलाते दिल का दौरा पड़ गया। बस आगे जाने वाली बस से टकरा गई, ड्राइवर दम तोड़ गया। 12 मुसाफिर तालिबात जख्मी हो गईं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया बस को हादसा ड्राइवर की तबीयत बिगड़ने के सबब पेश आया। बस बेकाबू होकर आगे जाने वाली बस से टकराने के बाद दरख्त से जा टकराई। दोनों बसों में सवार तालिबात जख्मी हुई। यूनिवर्सिटी से बसें अलीपुर चट्टा और सारोकी जा रही थी। दोनों बसों में 100 से ज्यादा तालिबात सवार थीं। कस्टम्स एनफोर्समेंट क्वेटा की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 22 करोड़ 63 लाख रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अंजुम बाब से। अपडेट कीजिए अंजुम। कस्टम इन्फोर्समेंट क्वेटा ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है और मुख्तलिफ बसों मुसाफिर बसों में ये ऑपरेशन किया गया। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन FC नॉर्थ बलूचिस्तान 78 विंग के ताउन से किया गया था। मुख्तलिफ बसों की जो तलाशी ली गई तो इस पे थे 53,000 किलोग्राम से छालिया, नमक के थैले, प्लास्टिक दाने और 30 के करीब जनरेटर भी बरामद हुए हैं, जबकि 1,600 किलोग्राम दनाना व बताना कपड़ा भी बरामद हुआ है। जिन बसों में से ये सामान निकला था उन 2 बसों को भी तहवील में ले लिया गया है। ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। FBI का ये कहना था कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन जारी रहेगा और कस्टम इन्फोर्समेंट क्वेटा की ये 22 करोड़ 63 लाख रुपए की एक बड़ी कार्रवाई है और स्मगल शुदा सामान को जब्त करके कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। डस्का में लड़की ने टिकटॉक बनाने के बहाने 100 तोला सोना हथिया लिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाला लड़का 5 करोड़ के जेवरात और नकदी लुटा बैठा। पुलिस हुकाम ने बताया लड़की ने टिकटॉक बनाने के बहाने स्टार से जेवरात मंगवाए। स्टार घर से दादी और वालदा के तलाई जेवरात ले गया।
واپسی کے مطالبے پر لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے اسٹار اور اس کے والد پر تشدد کیا۔ پولیس نے لڑکی کے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے خلاف ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا۔ میری دوست تھی، اس کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا اسرار گھر سے مجھے زیور لا کے دو، میں نے زیور اسے دیا، دادوں کا تھا، پپھوں کا تھا، سارے گھر والوں کا۔ اس کے گھر میں جاتا رہا تھا کہ مجھے زیور مجھے واپس دے دو، اس کے گھر والے کہتے تھے یہاں پہ نہیں ہو رہتی ہے، وہ کرائے پہ رہتی، لڑکی چلی گئی، پھر انہوں نے ہمیں مارا، تم لوگوں نے ہمارے اوپر پرچہ کیوں دیا؟ کراچی کی مقامی عدالت میں توہین مذہب کیس میں نامزد یوٹیوبر رجب بٹ پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ یوٹیوبر رجب بٹ اور ٹک ٹاکر ندیم نانی والا زخمی ہو گئے۔ تفصیل عدنان انور کی اس رپورٹ سے جانیے۔ حیدری تھانے میں توہین مذہب کیس میں نامزد ملزم رجب بٹ اپنی پیشی کے موقع پر آج صبح اپنے ساتھی ٹک ٹاکر ندیم نانی والے کے ہمراہ کراچی کی مقامی عدالت میں پہنچے تو وہاں ان کو نامعلوم افراد کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں بکلا کے خلاف اس نے نازیبا الفاظ اور اس نے کہا تھا کہ کیڑے مکوڑے جو نکلتے ہیں، جو ڈڈو نکلتے ہیں برساتی، ان کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ کہنے کی بات یہ جو مقدمہ درج کروایا گیا تھا کورٹ کے آرڈر پہ ہوا تھا، یوٹیوبر رجب بٹ کی پیشی کے موقع پر عدالت میں موجود افراد مشتعل ہو گئے۔ سیاہ لباس میں ملبوس جتھے نے رجب بٹ اور ان کے ساتھی ندیم نانی والا کو گھیر کر ان پر تشدد کیا، جبکہ رجب بٹ کے وکلا کی جانب سے بیچ بچاؤ کی کوششیں بھی کی گئیں۔ مقامی عدالت نے ملزمان کی ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ عدنان انور، ARY نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں سال بھر پولیس اور جرائم پیشہ گروہوں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ مجرم چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتے رہے، پولیس سرکوبی کے لیے سر توڑ کوششیں کرتی رہی۔ اسلام آباد پولیس کا دعویٰ ہے سال 2025 کے دوران جرائم میں 37% کمی ہوئی۔ ذوالقرنین حیدر کی رپورٹ۔ 2025 میں اسلام آباد میں پولیس اور مجرموں کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ پولیس چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گروہوں کے مسلسل تعاقب میں رہی۔ اسلام آباد پولیس کا دعویٰ ہے کہ 2025 میں گزشتہ برس کی نسبت جرائم کی شرح میں 37% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ سنگین جرائم 69% کم ہوئے ہیں۔ سال بھر میں 23,683 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ڈکیتی اور چوری میں ملوث 569 گینگز کے 578 کارندے گرفتار کیے گئے۔ 4,000 سے زائد اشتہاری ملزم گرفتار ہوئے۔ 375 گاڑیوں اور 851 موٹر سائیکل سمیت 2 ارب روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ پولیس نے 1800 منشیات فروخت دھر لیے۔ غیر قانونی اسلحے کے دھندے میں ملوث سماج دشمن عناصر بھی پولیس کے نرغے میں رہے۔ جو کار چوری ہے اس میں تو میں بالکل کلیم کر سکتا ہوں کہ پچھلے سالوں کی کمپیریزن میں بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہے۔ بہت سارے گینگز کے اوپر فوکس کیا اور جو ایکٹیو گینگز تھے ان کو بسٹ کیا۔ 2025 میں پولیس نے ثنا یوسف قتل کیس، فہیم سردار قتل کیس، سنٹورس مال سے 3 سالہ بچے کے اغوا اور اشتیاق عباسی قتل سمیت 20 سے زائد ہائی پروفائل کیسز 24 گھنٹے سے کم وقت میں حل کیے۔ قتل کے 14 مقدمات میں سزائے موت اور 14 میں مجرموں کو عمر قید ہوئی۔ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اور جو ہماری لیگل سائیڈ ہے وہ سارے اس کو پراپر فالو کرتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں جتنے ملزمان ہیں اس میں سے کوئی بھی ابھی تک بیل آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ رواں برس جرم کے خلاف جنگ میں اسلام آباد پولیس کے 4 افراد شہید ہوئے۔ سال 2025 میں بھی اسلام آباد پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ 2024 کی نسبت 2025 میں جرائم میں واضح کمی نظر آئی، تاہم پھر بھی عوام کو بہتر سہولیات دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین فیاض احمد کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، ARY نیوز، اسلام آباد۔ امریکی صدر ٹرمپ کا روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ نے دونوں صدور کی بات چیت کو مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ بتایا صدر ٹرمپ نے روسی صدر کو صدر زیلنسکی سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امن مذاکرات، ممکنہ سفارتی حل اور کشیدگی میں کمی جیسے اہم امور زیر غور آئے۔ اس سے پہلے صدر پیوٹن نے فوج کو زپوریژیا پر قبضہ برقرار رکھنے اور پورے ڈونباس پر کنٹرول حاصل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے یوکرین ان علاقوں سے دستبردار ہو جائے ورنہ فوجی طاقت سے آزاد کیا جائے گا۔ کرملن نے بتایا ڈونباس سے یوکرینی فوج کا انخلاء امن کے لیے ضروری ہے، ایسا نہ ہوا تو یوکرین کو مزید علاقائی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روس کا موقف ہے موجودہ جنگی صورتحال اور کسی بھی ممکنہ جنگ بندی میں ڈونباس کا کنٹرول فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ حماس نے اہم کمانڈر ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ابو عبیدہ القسام بریگیڈز کے ترجمان تھے۔ اصل نام حذیفہ سمیر عبداللہ تھا۔
یہی شخصیت تھی جو 7 اکتوبر کو آپریشن طوفان الاقصی کے بعد عالمی سطح پر نمایاں ہوئی. وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمتی بیانیے کی طاقتور آواز بنے. اسرائیلی فورسز نے ابو عبیدہ کو 31 اگست کو غزہ پر فضائی حملے میں نشانہ بنایا تھا، جس کی حماس نے آج تصدیق کر دی. اسی نام کے ساتھ ایک نیا ترجمان بھی مقرر کر دیا ہے. بھارت میں اقلیتوں پر مظالم، پاکستان کا تشویش کا اظہار. کرسمس کے دوران عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ اور مسلمانوں پر تشدد کے واقعات افسوسناک قرار. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، بھارت میں مسلمانوں کے گھر گرانے اور تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. محمد اخلاق کے قتل سمیت متعدد واقعات میں مجرموں کو بھارتی ریاستی سرپرستی حاصل رہی. ان واقعات نے بھارتی مسلمانوں میں خوف اور عدم تحفظ کو مزید گہرا کر دیا ہے. عالمی برادری بھارت میں کمزور طبقات کی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے. بلاول بھٹو کی پیدل اور سائیکلوں پر آنے والے کارکنوں سے ملاقات. یہ کارکن شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش پہنچے تھے. سائیکل پر آنے والے کارکنوں کا تعلق راجن پور اور سانگھر سے ہے. سیون شریف سے پیدل آنے والے کارکنوں نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی. بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے شہید بے نظیر بھٹو سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. مجھے اور پارٹی کو ایسے کارکنوں پر فخر ہے. پنجاب کا انوکھا ضلع، 632 اسکول، 632 اساتذہ. پارلیمانی سیکریٹری نے اعتراف کیا ایک اسکول کے لیے ایک استاد ہے. قصور سے رکن اسمبلی احسن رضا نے بتایا ان کے ضلع میں 16 لاکھ لوگ ان پڑھ ہیں. قصور تعلیم کے لحاظ سے سب سے پسماندہ ضلع ہے. 16 لاکھ لوگ ناخواندہ ہیں. ضلع قصور سب سے پیچھے ہے لٹریسی میں. آپ نے لکھا 632 اسکول ہیں، جو اساتذہ ہیں وہ بھی سیم 632 ہیں، تو یہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر ہوتا ہے. 632 اسکول ہیں اور 632 ہی اساتذہ ہیں. ایک اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے. سال 2025 میں بھی سندھ کا تاریخی گورنر ہاؤس عوامی دلچسپی اور خدمت کا مرکز رہا. جشن آزادی اور بنیان مرصوص کی کامیابی کا گرینڈ جشن شہریوں کے لیے یادگار رہا. رواں سال بھی گورنر سندھ کو ہٹائے جانے کی غلط خبریں گردش کرتی رہیں. رافع حسین کی رپورٹ. سندھ کا عوامی گورنر ہاؤس رواں سال بھی جاری فلاحی کاموں کے باعث سندھ ہی نہیں پورے ملک کی توجہ کا مرکز رہا. مفت راشن، موٹر بائکس یا لیپ ٹاپ کی فراہمی ہو، یا ہو آسان قرضے، روزگار کی فراہمی، مفت اسکالرشپ ہوں یا اسکولوں میں فری بریک فاسٹ پروگرام، گورنر ہاؤس سے جاری ہر انیشیٹو میں دگنا اضافہ کیا گیا، وہ بھی بنا کسی سرکاری فنڈ کے. بزنس اسٹارٹ اپ ہو، بچوں کی فائنینشیل مدد کا کام ہو، میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز کا پرووائڈ کرنا ہو، ان 3 سالوں میں ہم نے اس کو بڑھایا ہے. گورنر ہاؤس میں نصب بیل آف ہوپ ضرورت مندوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سفیروں اور سیاست دانوں کے لیے ایک مثال ثابت ہوئی. شکایتی سیل ہو یا 50,000 بچوں کو روشن مستقبل فراہم کرنے والا مفت IT پروگرام، جسے گوگل اور میٹا کی ٹیموں نے بھی گورنر سندھ کا گیم چینجر پروگرام قرار دیا. رواں سال یوم آزادی اور بنیان المرصوص کی کامیابی کا گرینڈ جشن گورنر ہاؤس کا تاریخی ایونٹ رہا. 1 گھنٹہ طویل آتش بازی، فتح علی خان اور عاطف اسلم کی پرفارمنس یادگار رہی. گورنر ہاؤس میں یادگار بنیان المرصوص کا قیام، رافیل طیارے کے ماڈل کو آگ لگانا، 10 لاکھ افراد کے لیے اتحاد رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا. عید الفطر پر شہریوں کے لیے مہندی چوڑیوں کا عید گفٹ، بچوں کے لیے عید میلہ اور عید الاضحیٰ پر اجتماعی قربانی گورنر ٹیسوری کے مقبول اقدام رہے. رواں سال بھی پچھلے 2 سالوں کی طرح گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹانے کی غلط خبریں گردش کرتی رہیں. جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا ہے، بیٹھے. ربیع الاول پر 12 روزہ محفل میلاد کا اہتمام ہو، قوالی ہو یا مشاعرے، کرسمس، دیوالی، مہاجر ثقافت ہو یا سندھی ٹوپی اجرک ڈے، گورنر ہاؤس ہر ثقافت اور طبقے کی نمائندگی کا مرکز رہا. ڈمپر حادثات کے خلاف آواز بلند کرنا اور متاثرین میں پلاٹ کی فراہمی گورنر ٹیسوری کے انسانیت دوست اقدامات رہے. مختلف ممالک کے قومی دن کو گورنر ہاؤس میں منانا ایک ریت بن چکا ہے. غیر ملکی سفیروں کی گورنر سندھ سے قربت اور گورنر ہاؤس کے دوروں میں صوبے میں سرمایہ کاری لانے اور پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کرنے میں گورنر سندھ کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. رافع حسین، ARN نیوز، کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی.